चलिए बच्चों, एक नई शुरुआत करते हैं संस्कार एकेडमी नागौर की तरफ से। एनटीए के जो पेपर नेशनल टेस्ट अभ्यास जो बच्चों की प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, उसके क्वेश्चन अपन आपके साथ में सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, और उससे आपको खूब फ़ायदा मिलेगा अगर हम उसको प्रॉपर वे में कर पाए। क्वेश्चन के साथ में आपको साथ साथ में थ्योरी का प्रैक्टिस भी होगा। ठीक है, मैं एनटीए का पहला पेपर ले रहा हूँ और उसमें आज इस लेक्चर में हम 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके मेडिकल के अंदर सिलेक्शन के अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो अपने सामने आता है वो ये है कि जो पेरेन्काइमा सेल्स लेंटिकल्स की बात ये कर रहा है, तो लेंटिकल्स का मतलब हो गया वातरंध्र। ठीक है, तो वातरंध्र की मैं अगर आपसे बात करता हूँ तो वातरंध्र जो हैं वो द्वितीयक वृद्धि में बनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, काष्ठीय पौधों की बात आती है। काष्ठीय यानी जो वुडी प्लांट्स हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में वुडी स्टेम के अंदर लेंटिकल्स मिलते हैं। ठीक है, और ये कॉर्क कैम्बियम की ग्रोथ के दौरान मिलते हैं। ये बेसिक हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि लेंटिकल्स या वातरंध्र में लूजली अरेंज्ड नॉन क्लोरोफिलस पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट इन लेंटिकल। वातरंध्र में ढीली व्यवस्थित मृदुत्व की कोशिकाएं जिनमें हरित लवक नहीं होता, वो कौन सी है? तो वाटर स्टोमेटा की बात करें तो ये तो आपके हो गया बेटा जलरंध्र। ठीक है, जलरंध्र का मतलब हो गया हाइडेथोड्स। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि क्वेश्चन के थ्रू हम बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ने की कोशिश करेंगे। पैसेज सेल्स, मार्ग सेल अलग बात हो गई। पैसेज सेल्स एंडोडर्मिस के साथ होती। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन देगा। एंडोडर्मिस के साथ होती है एल्बुमिनस कोशिकाएं। किसी को आइडिया है क्या एल्बुमिनस कोशिकाएं क्या होती है? एल्बुमिनस कोशिकाएं अगर मैं बात करूं तो जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म के अंदर, फ्लोएम के अंदर पाई जाती है। फिर मैं कह रहा हूं ये एक क्वेश्चन के साथ खूब सारे क्वेश्चन आपके सामने आ गए। क्वेश्चन तो अभी बाद में बात करते हैं। वातरंध्र द्वितीयक वृद्धि में बनते हैं वुडी प्लांट्स के अंदर कॉर्क कैम्बियम से। जलरंध्र हाइडेथोड्स को कहते हैं। मार्ग कोशिकाएं एंडोडर्मिस के अंदर पाई जाती है, कैस्पेरियन पट्टियों के साथ की बात है। एल्बुमिनस कोशिकाएं जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, फ्लोएम के अंदर। ठीक है, अब ये कह रहा है वापिस क्वेश्चन कि वातरंध्र के संबंधित मृदुत्व की कोशिकाएं कौन सी है? तो बच गई कॉम्प्लीमेंट्री कोशिकाएं, जिसको आप संपूरक कोशिकाएं भी कहते हैं। देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, आपके पास दो चीज है। मैं एक तो क्वेश्चन बोलता हूं, उस समय आप अपना खुद का उत्तर दिमाग में लेकर आएंगे कि आंसर क्या पॉसिबल है, और उसके बाद जो आसपास के क्वेश्चन या आसपास की बातें मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं उनको समझना है। ये क्वेश्चन एक हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइकेन। लाइकेन की अगर मैं बात करूं तो लाइकेन क्या है? प्लस प्लस रिलेशन है। किसका है बेटा? प्लस प्लस रिलेशन है, यानी कि सहजीवन है, सिम्बायोसिस है। मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन के साथ थ्योरी का रिवीजन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। किसका है? शैवाल प्लस कवक। एल्गी और फंजाई का सहजीवन क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। दोनों को एक दूसरे से फायदा है। अब क्वेश्चन क्या है कि लाइकेन का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? इकोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया कि ये पर्यावरण में क्या महत्व दिखाते हैं। ठीक है ना, तो सिम्बायोसिस है, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। माइकोराइजा के साथ जड़ों की बात करता ना, ये तो अलग ही सहजीवन है। माइकोराइजा अलग ही सहजीवन है। किस किस का सहजीवन है? मैं जब पूछता हूं कोई भी क्वेश्चन तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाने चाहिए, आंसर आ जाने चाहिए। रिवीजन में बहुत फायदा है। ये केवल 30 क्वेश्चन नहीं है, 30 क्वेश्चन के साथ खूब टॉपिक्स का रिवीजन है। माइकोराइजा क्या है? ये भी प्लस प्लस है। किसके बीच में है लाडलू? किसके बीच में है? जिम्नोस्पर्म की जड़ों के साथ में फंजाई। जिम्नोस्पर्म की जड़ों के साथ में फंजाई। शैवाल और कवक का सहजीवन क्या है? लाइकेन। जिम्नोस्पर्म की जड़ें और कवक का सहजीवन क्या है? माइकोराइजा।
अब ये कह रहा है पर्यावरण महत्व क्या है, तो पर्यावरण महत्व है ये नग्न चट्टानों पर पुरोगामी समुदाय है, पायोनियर कम्युनिटी है। नग्न चट्टानों पर पायोनियर कम्युनिटी है, पुरोगामी समुदाय, यानी नग्न चट्टानों पर जब कोई जीवन नहीं होता, पहली बार जीवन आने की संभावना की बात होती है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आपने एक नाम सुना हुआ होगा, सक्सेशन, अनुक्रमण। अरे सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ है? तो उस अनुक्रमण की जब मैं बात करता हूं तो उसमें सबसे पहले आपके पास में लाइकेन्स आते हैं चट्टानों के अंदर, ठीक है ना। और लाइकेन अगर ऑप्शन नहीं हो तो बोलो क्या बताओगे आप? क्या बताओगे आप? ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के साथ रिवीजन है। लाइकेन अगर ऑप्शन नहीं हो तो आप मोस आंसर दोगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्वेश्चन भी समझ में आया, कुछ और भी बातें समझ में आई तो मुस्कुरा दीजिए और अपन अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आ जाइए तीसरा क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ब्रायोफाइटा क्या है? पादप है। प्लांट के अंदर अगर सेकंड ग्रुप बात करें तो ब्रायोफाइटा है। और मैं आपको कह सकता हूं कि इनिशियल लैंड प्लांट्स हैं, आरंभिक जमीन पर आने वाले पौधे कौन से हैं लाडलो? ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है। अब ब्रायोफाइट की विशेषता क्या है कि एंथीरोजोइड, एंथीरोजोइड को मैं एक वर्ड और दे सकता हूं बच्चों, स्पर्मेटोजोइड। मैं फिर कह रहा हूं, एक्स्ट्रा बातें, खाली क्वेश्चन नहीं करने, क्वेश्चन करने होते तो मैं सीधे कह देता इनके उत्तर बताओ ना, क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी करनी है, मजा आ जाएगा अगर इन चीजों को आप समझ गए तो स्पर्मेटोजोइड, ठीक है। अब ब्रायोफाइटा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसमें गतिशील युग्मक होते हैं, है ना। गतिशील नर युग्मक होते हैं या गतिशील युग्मक होते हैं, मोटाइल गैमेट्स होते हैं लाडलों। और मोटाइल गैमेट्स के साथ सबसे बड़ी बात क्या है? निषेचन के लिए पानी चाहिए, पानी के बिना मामला गड़बड़ है, जल बिना सब सून है, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो यानी कि ये लैंड पर तो हैं लेकिन ये सफल स्थलीय पादप नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं एक अच्छी सी बात, नॉट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट, सफल स्थलीय पादप नहीं है। कौन से? ब्रायोफाइटा। फिर कह रहा हूं रिवीजन, मजा आ जाएगा, साथ में चलो। और ये सीरीज अपनी चल गई, आप लोगों को पसंद आ गई तो मौज ही मौज है, ठीक है। तो सफल स्थलीय पादप नहीं है, कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा आपको ये सीरीज। तो प्लांट्स हैं, आरंभिक स्थलीय पादप है, सफल नहीं है क्योंकि गतिशील युग्मक है, इसलिए निषेचन के लिए पानी चाहिए। अब गति करने के लिए उसमें क्या होते हैं? फ्लेजेला, कसाबिका। तो ब्रायोफाइटा के एंथीरोजोइड में कितने कसाबिका होते हैं? तो आंसर में सीधी सीधी बात बता दूं, 2 होते हैं भाई, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया? पहला। बोलो बात समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई तो मुस्कुरा दीजिए, नॉलेज बढ़ा तो थोड़ा सा ज्यादा मुस्कुरा दीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए, डीएनए डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये कह रहा है कि डीएनए किसके संश्लेषण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है और किसके संश्लेषण में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता है। सीधी सी बात है, ये रहा अपना डीएनए। डीएनए से क्या बनाते हो? आरएनए। आरएनए में आपके पास मेन कौन सा है? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। जहां तक हम समझते हैं कौन सा? एमआरएनए। और फिर आरएनए से आप क्या बना लेते हो? प्रोटीन। साची बात, आरएनए से आप क्या बना लेते हो? प्रोटीन बना लेते हो, ठीक है। डीएनए से डीएनए भी बनता है, तो डीएनए से डीएनए बनाने की घटना क्या कहलाती है बच्चों? अरे बोलो ना, प्रतिकृतिकरण, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए की बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? आरएनए बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। अरे आरएनए से प्रोटीन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन, स्थानांतरण। बातें समझ में आ रही क्या? अरे नॉलेज बढ़ रहा है क्या? क्वेश्चन अपनी जगह, नॉलेज अपनी जगह, दोनों का मजा। तो डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन। तो आप देखिए, देखें अब क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, इस पूरी घटना को क्रिक ने बताया था और इस पूरी घटना को अगर याद हो तो क्या कहते हैं बताओ। देखें बायो का रिवीजन चल रहा है क्वेश्चन के नाम पर।
इस पूरी घटना को बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। बच्चों, लाडलों, सेंट्रल डोगमा, मूल सिद्धांत याद है। और मूल सिद्धांत किसको कहते हैं? डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनाना, यानी सूचना के स्थानांतरण की दिशा। तो देखो, डीएनए से डीएनए डायरेक्ट बन रहा है, डीएनए से आरएनए डायरेक्ट बन रहा है, लेकिन डीएनए से प्रोटीन इनडायरेक्ट बन रहा है। तो इसने पूछा कि कौन सा डीएनए से डायरेक्ट नहीं बनता? आंसर आ गया। क्वेश्चन का आंसर बड़ा इजी है। मेन मजा तो इस पूरे प्रोसेस का है जिसमें अपन नई चीजें सीखते हैं। चलूं आगे? तो समझ में आ गया तो मुस्कुरा दीजिए, और ज्यादा समझ में आ गया तो ज्यादा मुस्कुरा दीजिए। नॉलेज बढ़ा तो मजा आ जाए। अगला, अब ये कह रहा है मोस्ट कॉमन इंडिकेटर, सबसे सामान्य सूचक कौन है जो प्रदूषित जल में पाया जाता है? तो देखो, जल को प्रदूषित करने के लिए सबसे मेन चीज जो बात हम करते हैं, फीकस, मल, ठीक है। और मल के अंदर बेटा जो बैक्टीरिया मिलते हैं वो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है। कौन से बैक्टीरिया? कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है ई कोलाई, जो हमारी इंटेस्टाइन में मिलता है। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया? कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, ई कोलाई। ये लीजिए, समझ में आई बात? प्रदूषित जल में ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगली बात, एंट अमीबा की बात आ गई। कौन सा रोग करता है भाई? कौन सा रोग करता है? अमोइबिएसिस। सही बात है, अमोइबिएसिस, ठीक है। याद रखना, विब्रियो, विब्रियो की बात करें, कौन सा रोग करता है? कोलेरा, हेजा, हेजा, ठीक है। और टाइफॉइड, वैसे तो साल्मोनेला टाइफी होता है, तो ये अपन यहां पर बात करते हैं। समझ में आ गई? तो क्वेश्चन के नॉलेज की बात हम लोग ले रहे हैं, तो ये अपने को एक और नॉलेज मिला। एनटीए के पेपर्स हैं, स्टैंडर्ड पेपर्स हैं, उनके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं और उसके साथ खूब सारी थ्योरी को रिवाइज कर रहे हैं, बायो को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। अगली क्वेश्चन नंबर 6, हैप्लॉइड सेल। 30 क्वेश्चन एक सेशन में सॉल्व करेंगे। अगुणित कोशिका एन, माइटोसिस से विभाजन करनी है, समसूत्री विभाजन से, और एम्ब्रियो से एक बनाता है। एम्ब्रियो से एक बोले तो बच्चों भ्रूण कोश, एम्ब्रियो से एक बोले तो भ्रूण कोश। सामान्य भ्रूण कोश जो हैं एम्ब्रियो से एक हैं, इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? मादा युग्मोद्भिद। अरे सुना हुआ है क्या लाडलों? मादा युग्मोद्भिद, फीमेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट। बड़ा रिवीजन का मामला है, क्वेश्चन अपनी जगह, क्वेश्चन के साथ बातें अपनी जगह। और फीमेल गेमिटोफाइट सबसे पहले किस में देखा गया था? पोलीगोनम पादप के अंदर। पोलीगोनम पादप के अंदर कैसा होता है? 7 कोशिका 8 केंद्रक, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। याद है? 7 कोशिका 8 केंद्रक का मादा युग्मोद्भिद, एम्ब्रियोसेक, पोलीगोनम टाइप का। अब ये कह रहा है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो एन कोशिका जिसमें माइटोसिस से ये 7 कोशिका 8 केंद्रक वाला एम्ब्रियोसेक बनता है। एन कोशिका का पूछा है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले 2N सेल होती है, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। उसमें क्या हुआ बच्चों? अरे याद आ रही है क्या बातें? एनसीईआरटी वाली, डॉक्टर बनने वाली। उसमें मियोसिस हुआ, और तो 4 क्या बन गए? मेगा स्पोर। 4 क्या बन गए? मेगा स्पोर, गुरु बीजाणु। और ये प्रक्रिया हो गई मेगा स्पोरोजेनेसिस। याद है? 3 नष्ट हो गए और 1 मेगा स्पोर बचा। 1 मेगा स्पोर बचा, किधर की साइड वाला? चेलेजा की साइड वाला, यानी निभाग की तरफ वाला। और उसको बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर, क्रियात्मक मेगा स्पोर, ठीक है। और वो एन है, और उससे क्या बन गया आपका? एम्ब्रियोसेक, भ्रूणकोश। समझ में आई क्या बात? आंसर तो अपने आप आ गया। आंसर के साथ जो बातें सीखी वो जोरदार है। मेगा, अगर ये पूछता कि कौन सी 2N सेल से एम्ब्रियोसेक बना, तो एमएमसी। लेकिन इसने पूछा कौन सी N सेल से बना, तो फंक्शनल मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर मदर सेल तो किस में आएगी? नर युग्मोद्भिद में आएगी। नॉन फंक्शनल तो नष्ट हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई क्या? कुछ रिवीजन हुआ क्या टॉपिक का? क्वेश्चन के थ्रू टॉपिक। चलें आगे एनटीए के साथ एनसीईआरटी। अगला क्वेश्चन नंबर 7। अलग अलग चैप्टर के अंदर घूम रहे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है अपने लिए?
मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग खाने पीने को नियंत्रित करता है? खाने पीने के नियंत्रित करने का स्पेशल फंक्शन बोलते हैं इनको, स्पेशल फंक्शन। कितना भूख लगा, कितना प्यास लगा, कब धापे, कब पानी की तिस लगी, है ना, इन सब के बारे में कंट्रोल कौन करवाता है? तो इन सब का ये स्पेशल प्रोसेस जो है ना, इनको कंट्रोल मेरे बच्चों हाइपोथैलेमस करवाता है। कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस करवाता है। और हाइपोथैलेमस फोरब्रेन का पार्ट है। अगर आपको मैं बात बता दूं, फोरब्रेन में पहला पार्ट क्या है? सेरिब्रम, सेरिब्रम प्रमस्तिष्क। फिर कह रहा हूं मैं, प्रमस्तिष्क ये आपके मस्तिष्क का लगभग 66% भाग है। दूसरा भाग क्या है? डाइएनसिफेलोन। अरे सुना हुआ तो है, रिवीजन जरूरी है, क्वेश्चन तो अपनी जगह है, क्वेश्चन नहीं रटने, क्वेश्चन समझने, उसके साथ की बातें समझनी। और डाइएनसिफेलोन का एक भाग क्या है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस विशिष्ट क्रियाओं का नियंत्रण करना है, खाने और प्यास की बात करता। चले आगे, अगला क्या कहता है? 8वां क्वेश्चन कि इनकरेक्ट पेयर को ढूंढना है। तो नेफ्रॉन की बात करता है, तो पहले तो नेफ्रॉन का फोटो मांड दूं, ठीक है, लगभग लगभग ऐसा। ये हो गया बोमन कैप्सूल, ठीक है, ये हो गया ग्लोमेरुलस। दोनों को मिलाकर अपन लोग बात करते हैं मेलपीजियन बॉडी। रिवीजन हो रहा छोटा छोटा। फिर इसके बाद पीसीटी, पीसीटी के बाद हेनले लूप ले लो, रफ डायग्राम बना रहा हूं भाई, डीसीटी, और डीसीटी के बाद क्या ले लो? कलेक्टिंग डक्ट, सीडी, ठीक है। नेफ्रॉन बन गया। मूत्र निर्माण की 3 क्रियाएं। पहला स्टेप ब्लड का छन्ना, ब्लड का छन्ना, फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्यंदन। कहाँ होगा? मेलपीजियन बॉडी में। यहां रुधिर आएगा और यहां छनकर बोमन कैप्सूल में चला जाएगा। तो ये कहाँ हो गया? बोमन कैप्सूल में, सही बात है। अब क्या होगा कि छनते समय, छन्ना एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, अचयनात्मक क्रिया। ध्यान रखना बच्चों, बहुत फूटरी बातें बता रहा हूं। अचयनात्मक क्रिया है, और इस अचयनात्मक क्रिया के अंदर क्या होता है? लाभदायक पदार्थ भी छनते हैं और हानिकारक पदार्थ भी छनते हैं। तो हानिकारक को तो आपको मूत्र के रूप में निकालना, फाइनली यूरिन बनाना, लेकिन लाभदायक को वापस पुनः अवशोषण करना है। तो पुनः अवशोषण करते समय ध्यान रखना, जो ज्यादा काम की चीजें, ज्यादा काम की चीजें हैं, ज्यादा लाभदायक चीजें शरीर के लिए, उनको बोलते हैं हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। ध्यान रखना, टॉपिक का रिवीजन, क्वेश्चन नहीं, टॉपिक। हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, अधिक लाभदायक चीजें, उनको तो बिल्कुल नहीं छनने दे सकते, उनको तो बिल्कुल शरीर से बाहर नहीं निकलने दे सकते, तो उनका पुनः अवशोषण करना पड़ता है। और उनका पुनः अवशोषण शुरुआती अवस्था में कर लो। और शुरुआती अवस्था कौन है? पीसीटी। और हाई थ्रेशोल्ड का सबसे फेमस एग्जांपल है ग्लूकोज, एमिनो एसिड। तो इनका पुनः अवशोषण पीसीटी में करना है। तो इसने कह दिया ग्लूकोज को तो डीसीटी में करो, तो ये गलत हो गया और ये अपना आंसर हो गया। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? अगर आपको ये बातें समझ में आती है, आपको ये थ्योरी समझ में आती है, आपको ये पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो आप कमेंट के अंदर अच्छी अच्छी बातें लिखो, फूटरी बातें लिखो, ठीक है, और बढ़िया पढ़ाई करके डॉक्टर बनो। क्वेश्चन अगला। अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं सक्सिनिल कोएंजाइम है। कहते ही मुझे याद क्या आना चाहिए भाई? कहते ही मुझे याद क्या आना चाहिए? कहते ही मुझे याद आना चाहिए टीसीए साइकिल, ठीक है ना। मुझे याद आना चाहिए टीसीए साइकिल बोले तो क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल किस पार्ट की बात करता है? श्वसन की बात करता है। तो सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनता है, ठीक है। और जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनता है, तो ये इकलौता ऐसा स्टेप है जब जीटीपी बनता है। इकलौता ऐसा स्टेप है जब जीटीपी बनता है। और इस जीटीपी से अगर आपको याद हो, नॉलेज वाली बात यह है कि जब वापस एटीपी बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन द्वारा जीटीपी से एटीपी बना लेते हैं। एक क्रेब साइकिल को टीसीए साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो पहला उत्पाद है, फर्स्ट प्रोडक्ट, वो कौन है बच्चों? मेरे साथ साथ रिवीजन में आपको खूब मजा आ रहा होगा और मजा आएगा तय। तो पहला प्रोडक्ट जो है वो सिट्रिक एसिड है। और सिट्रिक एसिड में क्या होता है? 3 COOH समूह होते हैं।
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोल दो। क्रेब ने खोज की तो क्रेब साइकिल बोल दो, TCA साइकिल बोल दो। और इसमें आपको, अच्छा ये होता कहाँ है, ये होता कहाँ है, मैट्रिक्स में होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन अपनी जगह, नॉलेज बढ़ाना, रिवीजन करना वो अपनी जगह। यहाँ पर एक GTP बनेगा और GTP से कपलिंग रिएक्शन से ATP बना लेंगे। बोलो बात समझ में आई क्या? तो समझ में आई तो मुस्कुरा दीजिए, याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। NTA के पेपर आपको बायोलॉजी का रिवीजन कराते हुए संस्कार एकेडमी नागौर। अगला क्या कहता है कि स्टेटमेंट को देखिए और कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधक की बात कर रहा है। गर्भ निरोधक की बात कहते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए 12th का चौथा पार्ट। ठीक है, 12th का चौथा पार्ट ये कहता है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या कहलाता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब हो गया बच्चों चिकित्सकीय सगर्भता समापन। सगर्भता समापन, मैं सीधी सीधी बात बताऊं क्या अपनी लैंग्वेज में, गर्भपात, अबॉर्शन। तो ये कह रहा है गर्भपात कानूनी रूप से गलत है, उसके लिए MTP एक्ट आया। गर्भपात कानूनी रूप से गलत है, उसके लिए MTP एक्ट आया। लेकिन विशेष परिस्थितियों में गर्भपात को कानूनी मान्यता दी गई है। लेकिन वो कब दी गई? शुरू के 3 महीने में, पहला ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने तक। और 3 महीने तक करवा सकते हैं क्योंकि मदर की हेल्थ को नुकसान नहीं है, सेहत को नुकसान नहीं है। तो MTP पहले सेमेस्टर में सेफ है, ये कथन सही है भाई। ठीक है, अगली बात, इसने इनकरेक्ट पूछे। ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका है कि पहले ये देख लो पूछा है क्या है, तो इनकरेक्ट पूछे तो ये तो सही हो गया। चांसेस ऑफ कंसेप्शन, ये कह रहा है कि गर्भ धारण की संभावना नील है यानी नहीं है जब तक कि माँ बच्चे को दूध पिलाए, यानी माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब तक गर्भ धारण की संभावना नहीं है। ये तो सही है, लेकिन वो 2 साल तक नहीं है भाई, NCERT कहती है वो 6 महीने तक ही है। और इसका जो कारण है वो क्या है, ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन। उस टाइम प्रोलैक्टिन का स्राव होता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन गर्भधारण को रोकता है। ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। याद है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय जिसमें आप किसी भी दवाई, किसी भी रसायन का यूज नहीं करते, इसको बोलते हैं नेचुरल मेथड। उसमें ये है, इसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया, ध्यान रखना बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन का मजा ले रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, बायो का NCERT का रिवीजन नीट के लिए बेस्ट तरीका ही है। ठीक है, तो आप इसको अपना समर्थन दीजिएगा, अपन इसकी सीरीज अच्छे से लगाएंगे। जितने लोगों को बता सकते हो पूरे इंडिया में, राजस्थान में सब्सक्राइब करवा सकते हो, इन चीज़ों को करवाइएगा। ठीक है, सबके फायदे की चीज़ है, दिल से पढ़ोगे मजा आएगा और फायदा मिलेगा नीट में। गर्भ निरोधक उपाय के लिए सही क्या है, गलत क्या है? पहला, 3 महीने तक MTP कर सकते हैं, सेफ है, ठीक है। 6 महीने तक गर्भ निरोधन हो सकता है खाली दुग्धपान से, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये सही, ये गलत। तीसरा, इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो है कोपर्टी, यानी गर्भाशय के अंदर जो युक्ति लगाते हैं कोपर्टी, वो प्रभावी गर्भ निरोधक उपाय है, ठीक बात है। इमरजेंसी गर्भ निरोधक गोली, आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली, यानी कि अगर जरूरत पड़ी और इमरजेंसी हो गई और गर्भ निरोधक गोली लेनी है तो वो 1 हफ्ते तक नहीं लेनी है। NCERT बोलती है 72 घंटे के अंदर लोगे तो प्रभावी है, नहीं तो प्रभावी नहीं है। तो बोलो इनकरेक्ट कौन कौन से हो गए? दूसरा और चौथा, यानी ये रहे भाई, चौथा आंसर हो गया। अरे बोलो समझ में आ रहा है क्या? 10 क्वेश्चन हो गए, 10 पाठों में घूम के आ गए अपन। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम सीधा सीधा सुने तो कहाँ मिलेगा आपको? एंडोमेट्रियम सीधा सीधा सुनेंगे तो बेटा गर्भाशय में मिलेगा। गर्भाशय के अंदर अगर अपन बात करें तो 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी स्तर पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम ये पतला स्तर होता है। दूसरा मायोमेट्रियम, ये सबसे मेन स्तर है भाई। मायोमेट्रियम में पेशियां होती है
और पेशियों में संकुचन होता है जब बच्चे का जन्म होता है। और सबसे अंदर वाला स्तर क्या है? एंडोमेट्रियम। ध्यान रखना, एनसीईआरटी बोलती है कि ये ग्लैंड्यूलर है, यानी कि ग्रंथिल है। और फिर कह दूं, एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, अभी तो इतना ही पूछा कहाँ मिलता है, तो सबको पता है यहाँ मिलता है, लेकिन पूछ ले कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आर्तव चक्र है 1 दिन से 28 दिन का, उसमें एंडोमेट्रियम की मोटाई में साइक्लिक चेंज होते हैं, चक्रीय परिवर्तन होते हैं इन थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। ध्यान रखना, पेरीमेट्रियम तो पतली परत है, मायोमेट्रियम में पेशियां हैं, बच्चे के जन्म के समय यही संकुचन होगा, और एंडोमेट्रियम ग्रंथिल परत है जिसमें लगातार परिवर्तन होता रहता हर महीने, पहले दिन से लेकर 28वें दिन तक। बोलो समझ में आ रहा है क्या? कुछ मजा आ रहा है क्या? तो आप पढ़ते रहेंगे, चैप्टर रिवाइज करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, सिनेप्सिस। क्वेश्चन कौन सा टॉपिक का है? सेल डिवीजन। सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए टॉपिक कौन सा है, सेल डिवीजन। सिनेप्सिस बोले तो युगलन कब होता है? खुद का दिमाग लगाओ, इतना अच्छे से याद होना चाहिए कि आंसर दिमाग में आए, फिर ऑप्शंस हो दो। युगलन कहाँ होता है? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में भी फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट में बच्चों एक अवस्था होती है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में बच्चों 5 अवस्थाएं होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। उसकी दूसरी अवस्था का नाम क्या है? जाइगोटीन। फुल रिवीजन, फुल कर सकते हो कोशिश मेरे साथ, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, लेकिन रिवीजन भी तो खूब हो रहा है। तो जाइगोटीन, जाइगोटीन अवस्था में जोड़े के गुणसूत्र एक दूसरे के पास आ जाते हैं, पेयर्ड क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ताकि क्या हो? ताकि क्या हो? पेकाइटीन अवस्था के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना करी जा सके। कौन सी? क्रॉसिंग ओवर। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है मियोसिस की, जिससे लैंगिक जनन में युग्मक बनते समय पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताओं का आरंभ होता है। ठीक बात है। तो युगलन कब होता है? मियोसिस में, प्रोफेज फर्स्ट में, जाइगोटीन में। किसके बीच में होता है? समजात गुणसूत्रों के बीच में होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। बोलो बात क्लियर है क्या? बाकी तो सीधे सीधे गलत हो गई। चलें आगे। तीसरा क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन अपने इस लेक्चर का। और 13वां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? ये कहता है कि अगर कैल्शियम को ब्लड से हटा दें, आपने ब्लड लिया, ब्लड में से कैल्शियम हटा दिया तो क्या होगा? अरे ब्लड से कैल्शियम हटा दिया तो ब्लड क्लोटिंग आपने सुना होगा। थक्का बनने में कितना समय लगता है बताओ जरा? थक्का बनने में कितना समय लगता है? फिर कह रहा हूं क्वेश्चन के साथ रिवीजन, 2 से 8 मिनट लगते हैं। 2 से 8 मिनट लगते हैं और 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप होते हैं और 3 स्टेप में से ईच स्टेप रिक्वायर कैल्शियम। हर स्टेप में आपको क्या चाहिए? कैल्शियम की ज़रूरत है। तो कैल्शियम ही हटा दोगे तो थक्का तो नहीं बनेगा, थक्का नहीं बनेगा, ध्यान रखना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि थक्का बनाने में सबसे मेन एंजाइम कौन सा है, थक्का बनने में सबसे मेन एंजाइम कौन सा है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज। ध्यान रखना, थ्योरी और क्वेश्चन रिवीजन साथ साथ में। थ्रोम्बोकाइनेज, इसका एक और नाम होता है, क्या होता है बच्चों? प्रोथ्रोम्बिनेज। हर एक स्टेप में कैल्शियम चाहिए, ये अपन नॉलेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैल्शियम अगर हटा दिया तो थक्का नहीं बनेगा। ये डिले थक्का या फिर इमीडिएट थक्का, ये सब नहीं, थक्का बनेगा ही नहीं। चलें आगे। समझ में आ रहा है तो लोगों को भी बात करें, डिस्कस करें, अपने साथियों को भी बताएं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं और अगला क्वेश्चन आ गया बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आता है और वो क्या कहता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिसको इकोआर फर्स्ट एंजाइम पहचानता है। देखिए, इकोआर फर्स्ट एक तरह का क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की खास बात होती है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? सोचो जरा, ध्यान रखना, जब भी आरईएन की बात आएगी, ये आपके बायोटेक का सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है। कौन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। और इसको मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची भी कहते हैं। ध्यान रखना, अपने आप में नॉलेज वाली बात है। आणविक कैंची अणु को काटती है, डीएनए को काटती है
और इसके नाम के भी नियम होते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी से मिलने वाली आणविक कैंची रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसका एक एग्जाम्पल इकोआर फर्स्ट, वो हमेशा किसको पहचानता है? पैलिंड्रोमिक क्रम को। और पैलिंड्रोमिक क्रम क्या होता है कि जब डीएनए की दोनों श्रृंखला को आप, डीएनए की दो श्रृंखला होती 5-3 और 3-5, डीएनए की दोनों श्रृंखला को आप समान दिशा में पढ़ो। अगर इस श्रृंखला को 5-3 में पढ़ रहे हो तो इसको भी 5-3 में पढ़ो। और अगर नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम या न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम समान मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। रीडिंग फ्रेम दोनों डायरेक्शन में, दोनों स्ट्रैंड में सेम डायरेक्शन में पढ़ने पर सेम मिलती है तो दैट इज पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। हर आर्यन का पहचान क्रम फिक्स होता है जिसको वो काटता है। इकोआर का फिक्स है ZAATTTC, ठीक है, ZAATTC, ठीक है। तो ये अपन यहां पर बात करते हैं। तो आंसर पहला हो गया, कोई इश्यू ही नहीं है, सीधा याद करने का है। 15वां क्वेश्चन, फिर 12th का चौथा पार्ट सरोगेट मदर। 12th का चौथा पार्ट सरोगेट मदर का क्वेश्चन है। सरोगेट मदर क्या होती है? सरोगेट मदर का मतलब हो गया किराए की माँ। सरोगेट मदर का मतलब क्या हो गया बेटा? किराए की माँ, किराए की कोख, ठीक है ना। अगर बंध्य दंपति हैं या मदर बंध्य है, या फिर आजकल तो ये भी हो गया कई महिलाएं मतलब बच्चे खुद उत्पन्न करना ही नहीं चाहती 9 महीने तक, ठीक है ना, 9 महीने तक उत्पन्न करना ही नहीं चाहती, तो वो क्या करती है? शुक्राणु और अंडा दंपति का, स्पर्म और एग कपल का किसी उससे युग्मनज बना लिया जाता है, जाइगोट बना लिया जाता है। और जाइगोट जब लैब में बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पात्रे निषेचन, प्रयोगशाला में निषेचन कर लिया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं IVF। आजकल बहुत हॉस्पिटल पनप रहे हैं इनके, ठीक है ना। उसका एक बड़ा कारण लाइफ स्टाइल भी है भाई, ये बांझपन होने का, ठीक है, खान पीन, एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है उससे जाइगोट को लैब में बना लिया जाता है और फिर किसी दूसरी महिलाओं में भ्रूण को स्थानांतरण कर दिया जाता है और उस घटना को बोलते हैं ET, एम्ब्रियो ट्रांसफर। भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया जाता है और उसको बोलते हैं ET, एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो वो क्या है? सरोगेट मदर। तो लैक्टेशन, दुग्ध स्राव, गलत बात। आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन फीमेल, यानी फीमेल में कृत्रिम रूप से वीर्य का ट्रांसफर करना, नहीं, ये तो फीमेल एक्चुअल हो गई, किराए की थोड़ी हुई, तो ये भी नहीं। फ्यूचर मदर विद ट्रांसप्लांटेड एम्ब्रियो, यानी ऐसी माँ जिसमें भ्रूण को स्थानांतरित किया है, ET किया है, वही क्या है? सरोगेट मदर। तो आंसर ये हो गया। बोलो बात क्लियर है क्या? तो ये 15वां क्वेश्चन हो गया। 16वां क्वेश्चन पादप के हार्मोन का। पादप में कितने हार्मोन है? 5। नॉलेज के लिए बात करें, ऑक्सिन पूछा, डिस्कवरी किसने करी? ऑक्सिन की खोज का श्रेय किसको जाता है? वेंट को जाता है। ऑक्सिन की खोज का श्रेय किसको जाता है? वेंट को जाता है, ठीक है, ऑक्सिन, ठीक है। अगली बात, बोयर। बोयर ने किसकी खोज करी? बोयर ने, ध्यान रखना बच्चों, RDNA की खोज करी। क्वेश्चन के साथ नॉलेज की बात कर रहा हूँ, रिवीजन की बात कर रहा हूँ, आप तो सुनो, मजा आ जाएगा। बेंसन और केल्विन किसकी खोज करी? प्रकाश संश्लेषण के अंदर याद करो, C3 साइकिल, C3 साइकिल डार्क रिएक्शन में उसकी खोज करी किसने? बेंसन और केल्विन ने, ठीक है। केल्विन बेंसन ने खोज करी किस पादप में? याद है क्या? क्लोरेला एंड सेंडेस्मस प्लांट के ऊपर, ठीक है। अब बचा कौन? मिलर स्कूग। तो मिलर स्कूग ने सीके की खोज करी, साइटोकाइनिन सीके, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन और हो गया। सेलेजिनेला, सेलेजिनेला नाम याद आते ही याद आ जाना चाहिए, टेरिडोफाइटा है। सेलेजिनेला याद आते ही अपने को सबसे पहले क्या याद आना चाहिए? टेरिडोफाइट। हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ रिवीजन की बात कर रहे हैं। आप एक बार मेरे साथ ये हेडिंग ले लें, इस टॉपिक को सुन लें, फिर आप एक बार 2 मिनट या 5 मिनट के लिए सारे क्वेश्चन को स्पीड में आंसर्स को देख लें कि क्या है। और मैं कोशिश करूंगा कि इनकी PDF आपको लिंक में डाल दूंगा,
इस YouTube चैनल पर, संस्कार एकेडमी नागौर पर, ठीक है, ताकि आप एक साथ उनको सॉल्व भी कर सकें। सेलेजिनेला बीज बनाने की बात करता है। ध्यान रखना, पहली बार बीज बनाने की कोशिश जिन प्लांट में हुई थी वो टेरिडोफाइट है ना। हम कह सकते हैं सीड नेचर स्टार्ट कहाँ हुई, सीधा क्वेश्चन है नीट का। सीड नेचर बनने की शुरुआत कहाँ हुई, टेरिडोफाइटा में। लेकिन सीड नेचर स्थापित कहाँ हुई, सीधा सीधा क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। और बीज बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। बीज बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। पहला कि बीजाणु दो तरीके के होने चाहिए। बीजाणु यानी नर बीजाणु और मादा बीजाणु। पीछे एक क्वेश्चन अपन ने किया था, मेगा स्पोर बनाना और मेगा स्पोर से फीमेल गेमिटोफाइट बनाना और माइक्रो स्पोर से मेल गेमिटोफाइट बनाना। तो जब मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर अलग अलग बनते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु अलग अलग बनते हैं, तो इसे बोलते हैं हिटेरोस्पोरी। हिटेरोस्पोरी यानी विषम बीजाणुकता। ध्यान रखना, ये बीज बनाने का पहला गुण है, ठीक है। अब उसके बाद मेगा स्पोर से आज ही हमने कहा था क्या बनेगा, फीमेल गेमिटोफाइट, मादा युग्मोद्भिद, ठीक है। और ये फीमेल गेमिटोफाइट मादा युग्मोद्भिद जो है, ये मेन प्लांट के ऊपर ही रहे तो मेन प्लांट पर क्या बनेगा, आपका बीज बनेगा, ठीक है। तो पहली चीज है कि विषम बीजाणुकता होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि मादा युग्मोद्भिद का विकास मुख्य पादप पर होना चाहिए। सेलेजिनेला बीज बनाने की बात करता है, सीड हैबिट की बात करता है। क्यों? तो उसमें पहली चीज विषम बीजाणुकता, ये तो है ही है। रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर परमानेंटली इनसाइड द मेगास्पोरेंजिया। गुरु बीजाणुधानी में स्थायी रूप से गुरु बीजाणु का होना नहीं। टेरिडोफाइटा में एक दिक्कत थी, टेम्परेरी यानी अस्थायी रूप से, जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अगर क्वेश्चन आता तो आंसर क्या जाता, परमानेंट, ठीक है। अच्छा, कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर ये टॉपिक तो हमें समझ में ही नहीं आया, ये क्वेश्चन तो हमें समझ में ही नहीं आया, तो वो टॉपिक मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी आपको लगे कि इतना अच्छे से समझ में नहीं आया, तो यहाँ से आपका एक फर्ज बनता है कि उस टॉपिक को एनसीईआरटी से जाकर पढ़ लो। उस टॉपिक को एनसीईआरटी से जाकर हाथों हाथ वो 5-7 लाइन पढ़ लो, तो आपको वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड बहुत अच्छी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। टेरिडोफाइटा, कुछ टेरिडोफाइटा में बीज की प्रकृति की शुरुआत हुई, स्थापित कहाँ हुई, जिम्नोस्पर्म में। क्या गुण होने चाहिए, विषम बीजाणुकता, और दूसरा नर मादा युग्मोद्भिद का या गुरु बीजाणुधानी में विकास। लेकिन स्थायी रूप से हो तो स्थापित, लेकिन अस्थायी रूप से हो तो शुरुआत हुई। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा, सेकंड। एक क्यों नहीं हुआ, इस परमानेंट वर्ड के चक्कर में। बहुत अच्छे से ध्यान रखना इन सब बातों को। 18वां क्वेश्चन लेते हैं 30 में से। आपको अच्छा लग रहा होगा, अलग अलग टॉपिक में हम पहुंच रहे होंगे। 18वें क्वेश्चन में पहुंचते हैं कि पश्च निषेचन के अंदर गलत क्या है। पश्च निषेचन घटना, ध्यान रखना, निषेचन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एक तो बनेगा सीड, एक बनेगा फ्रूट। पादप का क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट का क्वेश्चन है। पहला पॉइंट, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए लाइन कहाँ आती है। मैं फिर कह रहा हूँ, बायो में आप चाहे जितने नंबर ला सकते हो, अगर आपको इतना अच्छे से समझ में आ जाए, पूरी की पूरी चैप्टर रिकॉल हो जाए, पूरा का पूरा पॉइंट रिकॉल हो जाए क्वेश्चन के साथ, वो कोशिश अपन मिलकर कर रहे हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, ध्यान रखना। पेरिकार्प का मतलब हो गया बेटा फल भित्ति। तो फल भित्ति किससे बनती है, तो हमें पता है अंडाशय। ध्यान रखना, ये आपका ये रहा, ठीक है। तो ये हो गई ओवेरी। तो निषेचन के बाद ओवेरी से क्या बनेगा, फ्रूट। ये हो गया ओव्यूल, बीजांड। निषेचन के बाद बीजांड से क्या बनेगा, सीड। सीड का बाहरी आवरण टेस्टा,
सीड का अंदर वाला आवरण टैगमेन, समझ में आ रही है बात। फल की भित्ति को क्या कहते हैं, पेरिकार्प, समझ में आ गई बात। ये अपने पास में, तो अंडाशय से फल भित्ति बनती है, सही बात है। बीजांड का बाहरी अध्यावरण टैगमेन बनाता है, नहीं, बीजांड का बाहरी अध्यावरण टेस्टा बनाता है। टेस्टा क्या है, बीज का आवरण। बीजांड में दो अध्यावरण होते हैं, आउटर एंड इनर। बीजांड के आउटर अध्यावरण से टेस्टा बनेगा, इनर से टैगमेन बनेगा। ये गलत हो गया, तो ये अपना आंसर हो गया। फिर भी तीन केंद्रक आपस में मिलते हैं तो भ्रूणपोष बनता है, सही बात है। ओव्यूल बीज में बनता है, ये भी दिया हुआ है, ये रहा ओव्यूल से बीज। तीन केंद्रक आपस में मिलते हैं, एक तो कौन, नर युग्मक, मेल गैमेट नर युग्मक के साथ। अगर आपको अच्छा लगे कमेंट जरूर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि हम संस्कार एकेडमी नागौर से इतना अच्छा रिवीजन, इतनी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन के थ्रू एनसीईआरटी की प्रैक्टिस आपके साथ कर रहे हैं और सबको फायदा मिलना चाहिए। कंपटीशन में जितना लोगों को बताएंगे उतना फायदा अपने को है, ठीक है। तो मेल गैमेट और इसके साथ में आता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है n+n या फिर बोले तो 2n, ठीक है, और ये मिलकर बनाते हैं 3n। तो ये हो गया आपका PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इससे बनता है एंडोस्पर्म। क्या कहता है, पश्च निषेचन में गलत क्या है, तो गलत तो यही है, ओवेरी से फल भित्ति बनती है, सही बात है, पूरा फल ही बनता है। ओव्यूल से बीज बनता है, सही बात है। ओव्यूल का बाहरी अध्यावरण टेस्टा बनाता है, बाह्य बीज चोल, ना कि टैगमेन, ठीक है। और तीन केंद्रक के मिलने से PEN बनता है, जिससे एंडोस्पर्म बनता है। तीन कौन से, एक नर युग्मक और दो द्वितीय केंद्रक के केंद्रक। अगला क्वेश्चन, हो सकता है क्लास बड़ी हो लेकिन कई टॉपिक का रिवीजन हमको यहाँ पर साथ में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, बीटी टॉक्सिन, अगेन बायोटेक का क्वेश्चन। बीटी का मतलब हो गया बेटा बेसिलस थुरिनजिएंसिस बैक्टीरिया, बेसिलस थुरिनजिएंसिस बैक्टीरिया, ठीक है। बेसिलस थुरिनजिएंसिस बैक्टीरिया से उसमें होता है बच्चों क्राई प्रोटीन, ठीक है ना, क्राई प्रोटीन या क्राइजीन। तो क्राइजीन से क्राई प्रोटीन का निर्माण होता है। क्राई का मतलब है क्रिस्टल। ध्यान रखना, ये जो प्रोटीन शुरू में क्रिस्टल रूप में होते हैं, ये शुरू में प्रोटीन बच्चों इनएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, इनएक्टिव। लेकिन जब इसको इंसेक्ट खाता है, जब इनको इंसेक्ट खाता है, कौन, बीटी बैक्टीरिया में क्राइजीन से बनने वाले क्राई प्रोटीन अक्रिय होते हैं, और अक्रिय होते हैं, विषैले नहीं होते हैं, इनको प्रोटॉक्सिन कहते हैं। आप थ्योरी समझ लो, फिर आंसर तो आपके लिए लप्पू सा काम हो जाएगा। ये इंसेक्ट का जब लार्वा इनको खाता है तो इंसेक्ट के लार्वा की आंत्र में जब ये पहुंचते हैं तो आंत्र में क्षारीय पीएच है, आंत्र में क्षारीय पीएच है। तो जो क्रिस्टल प्रोटीन अक्रिय रूप में हैं, आंत्र की क्षारीय पीएच पर पहुंचते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव टॉक्सिन क्या करती है, आंत्र में छेद कर देती है, परफोरेशन कर देती है, और परफोरेशन के कारण वो बैक्टीरिया कीट को मार देता है, इंसेक्ट को मार देता है। और इस बीटी बैक्टीरिया के क्राइजीन को आजकल पौधों में डालते हैं और उससे बीटी प्लांट्स बनते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है, सही क्या है, तो बीटी प्रोटीन एक्टिव के रूप में होते हैं बेसिलस में ना। अच्छा, बेसिलस का मतलब क्या होता है बच्चों, 4 तरह के बैक्टीरिया होते हैं आकार के आधार पे। सबसे सामान्य बैक्टीरिया जो हैं वो छड़ाकार होते हैं, उनको बेसिलस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन अंडाशय में जाता है, और अंडाशय में नहीं जाता, मैंने बता ही दिया ना, कहाँ, आंत्र में जाता है, और आंत्र में जाकर उसकी क्षारीय पीएच पर सक्रिय होता है। जो क्रिस्टल होता है वो घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व होने के बाद एक्टिव हो जाता है, ठीक है, छेद कर देता है। एंटीटॉक्सिन ना, इनएक्टिव टॉक्सिन गट में एक्टिव में बदल जाता है। समझ में आ गई बात, आपको टॉपिक का रिवीजन भी हो गया, क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, मज़ा तो आ ही गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद में 20वां क्वेश्चन,
अल्पजीवी मरूदभिद कौन है? अल्पजीवी मरूदभिद यानी कि वो मरूदभिद जो थोड़े दिन जिएंगे, जो ही गर्मी पड़ेगी, जो ही तावड़ा पड़ेगा, मरा जाएंगे। ठीक है, तो कौन है? तो वो ड्रोट एस्केपिंग है, सीधा आंसर बनता है। यानी कि जो सूखे से बचकर रहते हैं, रहते तो रेगिस्तान में, खुद को बताते तो रेगिस्तानी है, लेकिन वहाँ जो ही गर्मी पड़ी, तावड़ा पड़ा, वहाँ पर मर गए। ड्रोट रजिस्टिंग जो होते हैं वो वहाँ लंबे समय तक रहते हैं। ये सूखा प्रतिरोधी है भाई, कितनी गर्मी पड़ जाओ सहन करेंगे। ठीक है, तो आंसर सिंपल सा ये हो गया। तो इसमें कम अनुकूलन होंगे, ये भी मान सकते हो आप, क्योंकि अल्पजीवी है, यानी ये रहते सूखे में लेकिन सूखा सहन नहीं किया, तो अनुकूलन भी कम होंगे मरूदभिद वाले। ठीक है, चलें आगे। 21वां क्वेश्चन बच्चों, 21वां क्वेश्चन उत्सर्जन तंत्र का। ये कह रहा है कि ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन कम हो जाए। आज ही हमने पढ़ा कि फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, अभी पीछे एक क्वेश्चन में पढ़ा था, याद करो कि फिल्ट्रेशन कहाँ होता है। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को मिलाकर क्या कहा था, मेलपिगी काय, वहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। मैंने कहा वो अचयनात्मक क्रिया, इसलिए अच्छे पदार्थों को वापस रीएब्जॉर्ब करना जरूरी है। लेकिन ये कह रहा छनने की क्रिया कम हो गई, यानी मामला गड़बड़ है। तो छनने की क्रिया कम हो गई, तो यहाँ पर नियमन रेगुलेशन के लिए ध्यान रखना बच्चों, आरएएस क्रिया विधि काम आती है। और आरएएस को RAAS क्रिया विधि भी कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम या रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम। जीएफआर अगर कम होती है तो रेनिन निकलता है एंजियोटेंसिन के प्रेरण से, और उसके साथ में एल्डोस्टेरोन को भी प्रेरित किया जाता है एड्रिनल ग्रंथि के अंदर, और वो मिलकर जीएफआर को वापस बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जेजी सेल से रेनिन की बात होती है, जेजी सेल से रेनिन की बात होती है। ये वेसोप्रेसिन कौन सा हार्मोन है? वेसोप्रेसिन एडीएच हार्मोन है। एडीएच यानी एंटी डाईयूरेटिक, एंटी डाईयूरेटिक। ये कब होता है? एंटी डाईयूरेटिक कब निकलता है? जब मूत्रण ज्यादा हो, जब मूत्रण ज्यादा हो, मूत्रण की क्रिया को बोलते हैं बच्चों डाईयूरेसिस। डाईयूरेसिस ज्यादा हो तो उसको रोकने के लिए एडीएच निकलता है, और एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पश्च पीयूष पाली से निकलता है, और बनता कहाँ है? हाइपोथैलेमस में, ध्यान रखना भाई। ठीक है, और एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये तो अपन बात करते ही हैं। ठीक है, 21वां क्वेश्चन ये हो गया। 22वां क्वेश्चन लैग हीमोग्लोबिन, LHB का क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी का लाल रंग का वर्णक। अगर लेग्यूम पादपों के अंदर ये हीमोग्लोबिन मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? LHB। ये पिंक रेड कलर का है, ये जड़ों में पाया जाता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर बात करता है। याद करना लाडलों, नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक एंजाइम चाहिए नाइट्रोजिनेज, और नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजन से डरता है। याद है, ऑक्सीजन से डरता है। जैसे तुम लोग फिजिक्स से डरते हो, डरा मत करो, फिजिक्स अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजिनेज, और एनसीईआरटी को तो रिवीजन अपन ऐसे कर ही रहे हैं। तो नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है ये ऑक्सीजन संवेदी है, ऑक्सीजन सेंसिटिव है, और ये जरूरी है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए आपको ऑक्सीजन का अपमार्जक चाहिए, और वो अपमार्जक कौन है? हीमोग्लोबिन। लेग्यूम पादपों के साथ से जीवन करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, और एक संरचना बनाते हैं बैक्टीरोइड, एक संरचना बनाते हैं बैक्टीरोइड। तो ये कह रहा है कि जो लेग्यूम पादपों की जड़ें होती हैं उसमें कोशिकाओं की गांठ पाई जाती है गुलाबी रंग की, उसमें लेग हीमोग्लोबिन होता है। तो वो एग्जैक्टली कहाँ मिलता है? बैक्टीरिया में, कि पादप कोशिका में, कि पादप कोशिका की भित्ति में, या बैक्टीरोइड में? तो मेरा आंसर है बैक्टीरोइड में। ध्यान रखना भाई, बैक्टीरोइड वर्ड एनसीईआरटी में डायग्राम के नीचे दिया हुआ है, तो थोड़ा सा जाकर एनसीईआरटी का डायग्राम पढ़ना। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कम याद हो, या यूँ क्वेश्चन पढ़ते यूँ लगे कि यार सर बता रहे हैं लेकिन थ्योरी ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही है, तो वीडियो देखते ही है ना, उन टॉपिक की लिस्ट बना लेना वीडियो देखते देखते ही, और जाकर उनको पढ़ लेना। बोलो बात क्लियर? अगली बात, क्वेश्चन नंबर 23, कार्टिलेज उपास्थि। ध्यान रखना,
उपास्थि में एक बहुत बड़ी बात बता दूं, ब्लड सप्लाई नहीं होती। ये बहुत गलत क्वेश्चन होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होती। अगली बात, उपास्थि के अंदर ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट मैट्रिक्स होती है, इसकी अधात्री सॉफ्ट होती है और उस अधात्री को बोलते हैं कॉन्ड्रिन। मैं फिर कह रहा हूँ, अपने लिए क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हताई कर रहे हैं। तो इसकी कोशिका ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट तो बोन फॉर्मिंग सेल है, अस्थि बनाने वाली कोशिका। अच्छा, आप एक काम और कर सकते हो, इन क्वेश्चन के साथ साथ अपने नोट्स बना सकते हो अगर चाहो तो, इन क्वेश्चन के साथ साथ एनसीईआरटी का टॉपिक रिवीजन कर सकते हो चाहो तो, और क्वेश्चन तो अच्छे हैं ही हैं। तो बोन फॉर्मिंग सेल कौन सी है? ओस्टियोब्लास्ट। एपिथेलियम तो कोई मतलब ही नहीं है, तो उपकला उत्तक हो गया। फाइब्रोब्लास्ट, कनेक्टिव टिश्यू की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? फाइब्रोब्लास्ट, ध्यान रखना। और कॉन्ड्रोसाइट, नाम से ही पता चल रहा है, उपास्थि की कोशिका। तो कार्टिलेज, रुधिर सप्लाई नहीं होती है, इसकी सॉफ्ट मैट्रिक्स होती है कॉन्ड्रिन। बोन की मैट्रिक्स हार्ड होती है, ओसिन, ध्यान रखना। बोन बनाने वाली कोशिका ओस्टियोब्लास्ट, कनेक्टिव टिश्यू की मुख्य कोशिका फाइब्रोब्लास्ट। वैसे ओस्टियोब्लास्ट भी फाइब्रोब्लास्ट के रूपांतरण से ही बनती है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और कार्टिलेज की सेल्स कॉन्ड्रोसाइट। चलो आगे भाई, मुस्कुराते हुए, आप पढ़ रहे हो, आपको मज़ा भी आ रहा होगा, 2-4 वीडियो में मेरे साथ बन गए तो आपको आदत भी हो सकती है इन चीज़ों की, ठीक है। अगली बात, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर, बीजांड के अंदर अध्यावरण। बीजांड की बात करूं, ओव्यूल, सबसे पहला क्वेश्चन, ओव्यूल को गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। अभी पीछे एक टॉपिक में बताया था, लाडलो, गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। और याद करो, पीछे बताया था, निषेचन के बाद ओव्यूल से क्या बनते हैं? सीड। और ओव्यूल के अध्यावरण से क्या बनते हैं? सीड के बीज के आवरण, टेस्टा और टैगमेन। ध्यान रखना, एंजियोस्पर्म के अंदर 2 अध्यावरण होते हैं, बाह्य अध्यावरण और भीतरी अध्यावरण, जिनसे बीज के बाह्य बीजचोल और भीतरी बीजचोल, टेस्टा और टैगमेन बनते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म में एक ही अध्यावरण होता है। आंसर क्या हो गया? 2 और 1। अगर इतना अच्छे से आपको याद है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है नीट में आधे घंटे में 350 नंबर लाना बायोलॉजी में। ये कहना है कि जड़ों को कृत्रिम रूप से लगा दिया जाए तने में, तने से अलग करने से पहले ये प्रवर्धन क्या कहलाता है? ये एक तरीके से कृत्रिम अलिंगिक जनन है या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट्स में अलिंगिक जनन की विधि क्या कहलाती है? कायिक प्रवर्धन। और मनुष्य कर रहा है तो वो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है। एक है कटिंग, जैसे आप गुलाब की शाखा लेकर आए और उसको काट कर लगा दिए तो क्या हो गया? कटिंग। टिश्यू कल्चर बिल्कुल अलग विधि है, टिश्यू कल्चर में आपको प्रयोगशाला में जाना पड़ता है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? 2 प्लांट को आपस में जोड़ा जाता है, उसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। ध्यान रखना, ग्राफ्टिंग का एक नीट का फेमस क्वेश्चन है। ग्राफ्टिंग उन्हीं पादपों में पॉसिबल है जिनमें कैम्बियम पाई जाती है। ग्राफ्टिंग उन्हीं पादपों में संभव है जिनमें एधा पाई जाती है, नहीं तो संभव नहीं है। ध्यान रखना, ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। पीछे बचा लेयरिंग, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अगला बात क्या करते हैं? 26वां क्वेश्चन, जड़ें जल अवशोषण में सहायता नहीं करती। अरे जड़ें जल अवशोषण में सहायता नहीं करेगी कब? जब पादप के, जड़ों का तो काम ही जल अवशोषण है, ये कह रहा जड़ें जल अवशोषण में सहायता नहीं करती, इसका मतलब पादप कैसा है? जलोदविद है। क्वेश्चन का फंडा समझो, अपने आप मौज हो जाएगी, ठीक है। और जलोदविद सिर्फ एक ही है, पिस्टिया। पिस्टिया का एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या है कि पिस्टिया में किस प्रकार का रूपांतरित तना पाया जाता है? याद है क्या? बोलो देखें, नहीं बोलो तो मैं बता दूं। ऑफसेट प्रकार का रूपांतरित तना पाया जाता है जिसको भू स्तरिका कहते हैं। 12th के पहले पार्ट में भी है और 11th के 5वें पार्ट में भी है। और इसका एक और एग्जाम्पल है, विश्व का सबसे खतरनाक खरपतवार कौन सा? आइकोर्निया। तो आइकोर्निया पिस्टिया जलीय पादप हैं, तेजी से वृद्धि करते हैं, भूस्तरिका ऑफसेट तने से, जलोदविद हैं, इसलिए जड़ें बहुत विकसित नहीं होगी। बोलो बात क्लियर है क्या? क्वेश्चन चलते हैं आगे। 27वां बेटा, आपको रिवीजन मिल रहा होगा। कोई आपको सुझाव हो इस लेक्चर के साथ में तो आप जरूर बताइएगा। जनन से संबंधित कुछ लक्षण दिए हुए हैं। हम क्वेश्चन
के साथ थ्योरी समझने की कोशिश कर रहे हैं। थ्योरी आपकी अच्छी होगी तो क्वेश्चन में कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। नोट्स बना सकते हो, एनसीईआरटी के टॉपिक पढ़ सकते हो, और क्वेश्चन तो है ही है, और क्वेश्चन करने का तरीका भी सीख सकते हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जनन से संबंधित लक्षण दिए हुए हैं और सही कौन से हैं अलैंगिक और लैंगिक दोनों के लिए। दो तरह के जनन होते हैं ना, एक पेरेंट अलैंगिक, दो पेरेंट लैंगिक। युग्मक सलियन, ध्यान रखना, युग्मक सलियन का मतलब हो गया कि दो पेरेंट, तो ये केवल और केवल किसके लिए सही है, लैंगिक जनन के लिए, ठीक है। आनुवंशिक पदार्थ का अगली पीढ़ी में जाना, सही बात है, जनन है, संतति बनेगी तो अगली पीढ़ी में तो आनुवंशिक पदार्थ को भेजना पड़ेगा, तो ये दोनों के लिए सही है, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन बेटा होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन केवल और केवल लैंगिक जनन में होता है, ठीक है, तो ये भी गलत। और संतति पेरेंट्स के समान होती है, सही बात है, अलैंगिक जनन में ज़्यादा समान होती है, लैंगिक जनन में थोड़ी कम समान होती है, क्योंकि विभिन्नताएं आ जाती हैं। विभिन्नताओं का कारण मियोसिस, अभी पीछे बताया था, मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट में पेकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो उससे विभिन्नताएं आती है। तो आंसर क्या हो गया कि दोनों के लिए सही कौन सा है, आनुवंशिक पदार्थ अगली पीढ़ी में जाएंगे और पेरेंट्स के जैसी संतति होगी, यानी दूसरा और चौथा, तो ये रहा आंसर। अरे बोलो बात समझ में आ रही है क्या? 27 क्वेश्चन हो गए हैं, लगातार अपन कर रहे हैं इनको, ठीक है। 28वां क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन कहलाता है समेन पूल का क्वेश्चन है भाई। समेन पूल का क्वेश्चन कहते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, जाइलम और फ्लोएम, बाइकोलेटरल, बाइकोलेटरल यानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। एनटीए में कुछ क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के बाहर के भी हैं, ठीक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि नीट में भी 90 में से 85 क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी से होते हैं, 4-5 उसके आसपास के बाहर के होते हैं, तो ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। तो वेस्कुलर बंडल बाइकोलेटरल, ध्यान रखना, बाइकोलेटरल का मतलब हो गया कि दोनों तरफ कोई है। तो जाइलम के जब दोनों तरफ फ्लोएम हो, जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम हो, हम इस तरीके से बात करते हैं, हम इस तरीके से बात करते हैं, जाइलम, फ्लोएम और फ्लोएम, इस तरीके की सिचुएशन जब बनती है तने में, जब तने में, ध्यान रखना बाइकोलेटरल बहुत इंपॉर्टेंट, ये केवल कुकुरबिटा में पाया जाता है, रट्टा मार लेना, नोट बना लेना, एनसीईआरटी में नहीं है, कुकुरबिटा में पाया जाता है, ठीक है ना। और कुकुरबिटा में बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल होता है जिसमें जाइलम में दोनों तरफ फ्लोएम से गिरा हुआ होता है। आंसर ये है भाई। चलें आगे, अगली बात 29वां क्वेश्चन एक मिशन के तहत आपके सामने चल रहा है। एक नई शुरुआत संस्कार एकेडमी नागौर बच्चों के लिए कर रही है, नागौर के लिए नहीं, पूरे राजस्थान और इंडिया के बच्चों के लिए। बायो को कैसे पढ़ें, रिवीजन कैसे करें, और यही वीडियो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में भी मिलेंगे शानदार तरीके से। आप जुड़े रहिए, लोगों को बताते रहिए, मेहनत करिए, डॉक्टर बनिए, अच्छे इंसान भी बनिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन, ये कह रहा है कि एक एसिटाइल कोलिन क्या है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इससे रिलेटेड कौन सा कथन सत्य है, ये देखो तंत्रिका, समझ में आ गया होगा, न्यूरॉन। फिर कह रहा हूँ जो टॉपिक टफ लगे उसको किताब से पढ़ लो, यहाँ से सुनने के बाद थोड़ा सा आइडिया तो लगेगा। ये क्या हो गए डेंड्रोन, ये क्या हो गए साइटोन, ये क्या हो गया एक्सॉन, ये क्या हो गए नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग के बाद अगले न्यूरॉन को मैसेज देना है। इन दोनों के बीच का संबंध क्या है, सिनेप्स, ठीक है। और बीच में छोटा मोटा गैप आ रहा है तो वो क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। नाम तो सुना हुआ होगा, नहीं सुना हुआ है एक बार यहाँ सुन के फिर किताब पढ़ लो, अच्छा लगेगा। तो ये कह रहा है कि एसिटाइल कोलिन से रिलेटेड सत्य कथन कौन सा है। अगर आप मेरे 10-15 वीडियो इस तरीके के देख लिए, आपको बायो पकड़ में आने लग जाएगी, एनसीईआरटी की नब्ज हाथ में आ जाएगी, ठीक है। जुड़े रहिए। तो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए सही कौन सा है, तो एक्चुअल में ये नर्व एंडिंग में न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। ये होती है वेसिकल्स, पुटिकाएं, और इन पुटिकाओं में होता है एसीएच। जो ही यहाँ से मैसेज पहुँचता है कि भाई मैसेज आगे पहुँचाना है, ठीक है, तो वो एसिटाइल कोलिन इन पुटिकाओं से बाहर निकलता है और बाहर निकल के और अगली तंत्रिका में पहुँच जाता है। और अगली तंत्रिका में पहुँच के, ध्यान रखना, अगली तंत्रिका में मैसेज को देने का तरीका क्या है कि वो इस तंत्रिका की झिल्ली की पारगम्यता बदल देता है।
वो इस नर्व की मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बदल देता है ताकि आयंस का आना जाना बदल जाए, ठीक है ना। और आयंस का आना जाना बदल जाए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ताकि मैसेज मिल जाए, सीधी सी बात है। तो यहां से मैसेज मिला, एसिटाइल कोलिन निकला, एसिटाइल कोलिन ने अगली को मैसेज दिया, मेम्ब्रेन की पारगम्यता बदल गई, परमिएबिलिटी बदल गई। आंसर क्या निकल के आया? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन चेंज, ठीक है। पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द एक्सोन, ना एक्सोन तो ये रहा भाई ना, यहां पर तो कैल्शियम का बदलता है, कैल्शियम अंदर जाता है, ACH को रिलीज करवाता है। Na के पंप की एक्टिविटी, ये बाद की बात है। सोडियम कॉन्सेंट्रेशन एक्सोन, ना यहाँ तो कैल्शियम की बात है, मैं तो कह ही रहा हूं, उससे ये निकलेगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आज के वीडियो का, कि बायोटेक्नोलॉजी विटामिन B2 का नाम क्या है भाई? राइबोफ्लेविन। याद रखना, खाली चैप्टर नहीं, क्वेश्चन नहीं कराना हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज, इसलिए ये वीडियो आप लोग को खूब पसंद आएंगे। बायोटेक्नोलॉजी से विटामिन B2 को 20,000 गुना बढ़ाने वाला जीव कौन सा? सीधा सीधा याद रख लेना, एसब्या गोसेपी, ये एक फंजाई है ना, ये एक तंतु रूपी फंजाई है, ठीक है। और तंतु रूपी फंजाई जो है उसका मॉडिफिकेशन किया बायोटेक्नोलॉजी से, और अब उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन बनाया जा रहा है। इकोलाई अपना अलग हो गया। प्रोपियोनोबैक्टीरियम सेरमेनी, याद है क्या? प्रोपियोनोबैक्टीरियम सेरमेनी ये एक बैक्टीरिया है, स्विस चीज़ के अंदर इस बैक्टीरिया का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। इकोलाई अलग चीज़ हो गया। एसब्या गोसेपी फंजाई है, विटामिन B2 की बहुत ज़्यादा मात्रा बनाई जा रही है इसके द्वारा बायोटेक में। तो ये सारा का सारा आपके सामने। एक बार क्विक रिव्यू आप अगर चाहें तो 2 मिनट का मेरे साथ में वापस ले सकते हैं। इसके अंदर क्विक रिव्यू जस्ट क्या कहता है? लेंटिकल्स की बात, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, क्वेश्चन नंबर 2 लाइकेन का पर्यावरण महत्व, अनुक्रमण में आरंभिक समुदाय, ब्रायोफाइट में एंथीरोजोइड गतिशील होते हैं, जल में निषेचन के लिए बाइफ्लेजेलेट, DNA अप्रत्यक्ष रूप से प्रोटीन बनाता है, बाकी सब प्रत्यक्ष रूप से है। प्रदूषण का सूचक है इकोलाई जो मल में पाया जाता है। अगुणित कोशिका जो भ्रूणकोश बनाती है वो क्रियात्मक गुरु बीजाणु होगा, चेलेजा की तरफ वाला, बाकी 3 नष्ट हो जाएंगे। भोजन और प्यास से संबंधित केंद्र हाइपोथैलेमस जो अग्र मस्तिष्क का भाग है। पुनः अवशोषण में लाभदायक पदार्थ जो ज़्यादा लाभदायक हैं उनका अवशोषण PCT में होगा, ग्लूकोज या DCT में बता रहा गलत आंसर है। सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है क्रेब साइकिल में, वहाँ पर ऊर्जा GTP बनेगी। गर्भ निरोधक उपाय में अगर लैक्टेशनल एमिनोरिया है, दूध पिलाने के साथ गर्भ निरोधन 6 महीने तक होता है, 2 साल गलत बात। और इमरजेंसी गर्भ निरोधक 72 घंटे तक होती है, 1 हफ्ते तक गलत बात। एंडोमेट्रियम गर्भाशय का सबसे भीतरी स्तर है। सिनेप्सिस युगलन मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में, जाइगोटीन में, समजात गुणसूत्र के जोड़ों का जमना कहलाता है। कैल्शियम ब्लड से हटा दिया तो थक्का नहीं बनेगा। पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस इकोआर की GAATTC है। सरोगेट मदर के अंदर निषेचित भ्रूण को डाला जाता है ताकि 9 महीने तक वो बच्चे का परिवर्धन कर दे। साइटोकाइनिन की खोज मिलर स्कूग ने की थी। सेलेजिनेला आरंभिक टेरिडोफाइट वो टेरिडोफाइट है जिन्होंने बीज प्रकृति की शुरुआत की। इनमें विषम बीजाणुकता है, लेकिन इनमें जो गुरु बीजाणुधानी है मेगास्पोरेंजियम है, वहाँ पर मेगास्पोर अस्थायी रूप का रहता है, परमानेंट नहीं रहता। पश्च निषेचन में बीजांड से फल, बीजांड से बीज बनता है, ओव्यूल से सीड और ओवेरी से फ्रूट बनता है। लेकिन आउटर इंटेग्यूमेंट से टेस्टा बनता है, न कि टैगमेन, ये गलत है। और ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म बनता है। बीटी बैक्टीरिया है, इसका जो इनएक्टिव क्राइजीन से बनने वाला क्राई प्रोटीन है वो कीट के लार्वा के गट के अंदर जाकर
डिसॉल्व होकर एक्टिव होता है क्षारीय पीएच पर और कीट के लार्वा को मार देता है। अल्पजीवी सीरोफाइट वो हैं जिनमें कम अनुकूलन होते हैं। जीएफआर अगर कम हो गई तो आरएस या आरडबलएस क्रियाविधि का उपयोग होता है। लैग हीमोग्लोबिन बैक्टीरियोइड में पाया जाता है, ऑक्सीजन को हटाने का काम करता है ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजिनेज एंजाइम उपयोगी हो। कार्टिलेज बनाने वाली कोशिकाएं कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोब्लास्ट है, इसकी मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन है। एंजियोस्पर्म में बीजांड में 2 अध्यावरण और जिम्नोस्पर्म में 1 इंटेग्यूमेंट होता है। जलीय पादपों में कृत्रिम रूप से जड़ों को पौधे पर उगाना फिर उसको हटाकर ज़मीन में लगाना लेयरिंग कहलाता है। जलीय पादपों में जड़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पिस्टिया आइकोर्निया ऑफसेट प्रकार के स्टेम रखते हैं। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों में होने वाली क्रियाएं हैं। आनुवंशिक पदार्थ को अगली पीढ़ी में भेजना और पेरेंट्स के समान ऑफस्प्रिंग होना। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल कुकुरबिटा की विशेषता है, जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम होना। एसिटाइल कोलिन नए न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज कर देता है। और एसईबी गोसिपी विटामिन B2 बनाने के लिए यूज़ लिया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपके सपने यानी डॉक्टर बनाने में ये हेल्प करेगा। संस्कार एकेडमी की तरफ से ये आपको प्रयास कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।